राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। हमने आज की वीडियो में मिडिल ईयर डिजीजेस या डिजीजेस ऑफ मिडिल ईयर की कंटिन्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में डिजीजेस ऑफ मिडिल ईयर के लास्ट वीडियो में हमने एएसओएम पे चर्चा किया था, जिसका डिफरेंट स्टेजेस पे हमने चर्चा किया था। हमने एक स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन के बारे में आपको बताया था। उस ट्यूबल ऑक्लूजन की वजह से मैंने बताया था कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, एयर ड्रम होती है, वो खींच जाती है, पूलिंग हो जाती है, जिसके वजह से ईयर भारी न लगता है, कुछ नंबनेस लगती है और ऐसा लगेगा कि कान के अंदर कुछ भरा हुआ है और पेशेंट हमारा बार बार कान को खींचता है ऐसा कि वो खुल जाए। लेकिन अगर वो ट्यूबल ऑक्लूजन अगर नहीं खुलता है, वो चाहे वो ट्रीटमेंट से हो, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, जैसे भी हो, अगर वो लंबे समय तक ट्यूबल ऑक्लूजन बना रहता है, देन द सेकेंड स्टेज ऑफ एओसोएम स्टार्ट। सेकेंड स्टेज एओसोएम को हम लोग प्री सपुरेशन स्टेज कहते हैं। प्री सपुरेशन, सपुरेशन का मतलब पस बनना, और प्री मतलब पस बनने की पहले की स्टेज को प्री सपुरेशन स्टेज करते हैं। होता क्या है बेसिकली इसमें कि निगेटिव प्रेशर की लेवल और बढ़ जाती है। जितना मैक्सिमम पुलिंग इफेक्ट होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, उसको खींच लेता है। अब उससे ज्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वो शायद न खींच पावे, तो क्या होता है कि जितनी ब्लड सप्लाई होती है, जितनी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो ईयर ड्रम को सप्लाई करती हैं, उनमें ब्लड का पूलिंग इफेक्ट से स्टेग्नेशन होने लगता है। कैपिलरीज में, माइनर वेन्यूल्स में, वेन्स में वो कैपिलरीज जो होती है इंगॉर्ज होने लगती है, उसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है और वो दिखता है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो ज्यादातर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की चारों तरफ जो होती है वो कैपिलरीज जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं, उनको दिखने लगती हैं, वो इंगार्ज हो जाने लगती हैं। हैंडल ऑफ मैलियस जो है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे है, उस पर दिखने लगती हैं। तो एक ऐसा इस तरह का पिक्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन करने पर दिखता है, जैसे एक साइकिल का चक्का है और उसमें से तिल्ली निकला हुआ है। तो उसी का नाम लेकर के यहाँ कॉट व्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा गया है। तो कॉट व्हील अपीयरेंस इज ए फीचर ऑफ प्री सपुरेशन स्टेज। ये ध्यान दीजिए, ये आपसे पूछा जाता है कि कॉट व्हील अपीयरेंस इज ए फीचर ऑफ प्री सपुरेशन स्टेज। इसके बाद क्या होता है कि इस स्टेज में आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती है। ईयर एच होने लगता है, मतलब पहले जो भारी लग रहा था अब कान दर्द होने लगा, थोड़ा थोड़ा सुनाई देना और कम हो गया और कुछ अजीब सी साउंड आपको कान के अंदर सुनाई देने लगी, जिसको मेडिकल भाषा में हम लोग टिनिटस बोलते हैं। तो ये 3-4 चीजें, पहले पेन नहीं था, पहले स्टेज में केवल भारी था, लेकिन अब उसमें पेन शुरू हो गया और पेन की वजह से मरीज को दिक्कत और बढ़ने लगती है। लेकिन इस मैक्सिमम जो पेशेंट हैं इस स्टेज में डॉक्टर के पास आ जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट गांव देहात से या कुछ नेग्लिजेंस करते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं कि जब दर्द होता है या कुछ अजीब सी साउंड आती है तो दुनिया भर की चीजें, तेल से लेकर के और पानी तक और भेगरिया तक और तुलसी तक, गेंदा के फूल तक, पता न क्या क्या चीज वो एक्सटर्नल कैनाल में डाल देते हैं और ये यहाँ पे आकर के वो और प्रॉब्लम करता है। तो उसकी बात एक्सटर्नल ईयर डिजीजेस की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उस पेन को रोकने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए, उस भारीपन को हटाने के लिए, वो जो साउंड आ रहा है उससे डिस्टर्बेंस से बचने के लिए तमाम किस्म की चीजें जो होती है घर के लोग या और भी जो दूर दराज में रहते हैं वो उठा करके
डाल देंगे कान में, कुछ नहीं तो तेल ही डालेंगे, सबसे ज़्यादा तेल ही आसानी से मिल जाता है घर में, वो थोड़ा निकाल के डाल देते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम और पैदा करता है। वो कैसे करेगा वो बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस स्टेज पे अगर वो ऑक्लूजन ठीक हुआ या ये कंट्रोल नहीं हुआ, नेग्लिजेंस बढ़ता गया, तो ये आ जाएगी तीसरी स्टेज में। और तीसरी स्टेज को कहते हैं सपुरेटिव स्टेज। सपुरेटिव स्टेज जो है, सपुरेटिव स्टेज में मतलब कि अब इसमें पस बनने लगा। पहले तो कॉटविल अपीयरेंस हुआ इस स्टेज में आकर के, फिर इतना इंगॉज हुआ कि उससे थोड़ा बहुत एक्जुडेट भी उसमें इकट्ठा होने लगा, और बाद में तीसरी स्टेज में जब आ जाती है तो कहीं से इसमें जर्म्स प्रवेश करता है, इन्फेक्शन आता है, क्योंकि ये मीडिया बन जाता है इन्फेक्शन के लिए, और वो इन्फेक्ट कर जाता है। वो जो फ्लूइड, वो जो मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है वो इन्फेक्ट कर जाती है। इन्फेक्ट होने के बाद पस बनने लगता है। अब जब ये पस बनने लगता है तो क्या होता है फिर? तो पस बनने पे देखिए, जैसे ही पस बनने लगेगा तो एक सिम्टम और बढ़ जाएगा। पहले भारीपन था, फिर उसके बाद ईयर एच हुआ, उसके बाद जैसे ही पस बना तो मरीज को फीवर आने लगता है, फीवर ऐड हो जाता है। ईयर एच एकदम सीवियर किस्म की ईयर एच होने लगती है, और साथ में फीवर आने लगेगा। अगर हम इस स्टेज में अगर कान को एग्जामिन करें, कान को देखें, ऑटोस्कोपिक एग्जामिन अगर करें हम इस स्टेज में, तो हम पाएंगे कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर को पुलिंग इफेक्ट की वजह से खींचा हुआ है, अब वो उल्टी डायरेक्शन में बल्ज होने लगा। उसका कारण ये है कि जो पस बनता है जिसमें बैक्टीरिया भी है, डेड सेल्स भी हैं, और भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, जिसमें मैक्रोफेजेज होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो मिल के सब पस बनाती हैं। अब वो पस का वॉल्यूम बढ़ता है, तो मिडिल ईयर का तो वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन पस बढ़ना ज्यादा हो गया था, तो कहाँ एकोमोडेट होगा? उसी एरिया में वो लेटरल प्रेशर डालने लगता है, जो 6 वॉल एरिया मिडिल ईयर का है उसमें वो लेटरल प्रेशर डालने लगता है। तो चारों तरफ बोन की वॉल है, 5 तरफ से, केवल एक तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वही पहली स्टेज में खींचा पुलिंग इफेक्ट की वजह से, और वही पार्ट सपुरेटिव स्टेज में आगे आगे बल्ज कर गया। तो बल्ज करने के से ये जो मेम्ब्रेन है जो ऐसे दिखा हुआ है, अब ये मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे बल्ज हो जाती है। तो अगर इस स्टेज पे, और जैसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि प्रेशर, अंडर प्रेशर इकट्ठा हुआ है, मिडिल ईयर में इतना प्रेशर जनरेट हुआ जिसकी वजह से वो पेन असहनीय हो गया है मरीज को, और वो इस स्टेज में डॉक्टर के पास भागते हुए रात में भी आता है, कभी भी किसी भी समय जब वो पेन होता है। तो अब सभी जानते हैं कि दांत का पेन, डेंटल एच हो या ईयर एच हो या पैरोटिड की वजह से एच हो, ये बहुत ही सीवियर किस्म का होता है, और उसमें मरीज ये नहीं देखता कि इस समय डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो एक बार नॉक करो, हो सकता है कि मिल ही जाए और मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, वैसे स्टेज में आते हैं। तो इस स्टेज में अगर हम एग्जामिन करें ईयर को, तो पाएंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल जो ब्लर्ड हो गया है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रंग जो होती है पर्ली व्हाइट होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले नहीं बता पाया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर जो होती है एकदम पर्ली व्हाइट होती है। लेकिन जैसे ही वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज होगा तो उसकी कलर ब्लड हो जाएगी। और एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया कि एक कोन ऑफ लाइट होती है। कोन ऑफ लाइट जो होती है, जैसे अगर हम किसी शीशे पे अगर टॉर्च मारेंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट आती है, अगर मैं मान लीजिए कि शीशा हमने, मिरर आपने एकदम बिल्कुल आमने सामने रखा, और इस पे सामने से बिल्कुल एट राइट एंगल पे आपने लाइट डाला, तो लाइट तुरंत टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से वो सीधे जाएगी। लेकिन जैसे ही हम शीशे को कस करते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के तिरछे आती है। तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी एकदम बिल्कुल एट राइट एंगल पे नहीं है, थोड़ा सा तिरछे ये ईयर में लगा हुआ है। तो जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो वो लाइट यहाँ पे टकराती है बीच में सेंट्रल पार्ट में, और तिरछे करके निकलती है, जो एक कोन बनाती है। तो कोन के रूप में ये दिखता है।
तो ये कोन जो होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये आपका नहीं दिखेगी। और सारे लैंडमार्क जो होती हैं, जो मेल्योरल लिगामेंट होती है, जैसे इंटीरियर मेल्योरल है, पोस्टीरियर मेल्योरल, ये सारे लिगामेंट डिस्टर्ब होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। और इस स्टेज में एक और खास बात ये है कि जैसे ही वो मैक्सिमम प्रेशर डालने लगती है, तो सबसे जो कमजोर पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो सेंट्रल पार्ट में होता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत मिनिमम रूप में पहुंचती है। यहाँ पे किनारे किनारे तो ब्लड सप्लाई होती है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सेंट्रल पार्ट में ब्लड सप्लाई पहुंचती है, तो वो सबसे कम होती है, तो नेक्रोसिस वहीं पे ज्यादा होती है। तो क्या करेगा कि जहाँ पे कमजोर रहेगा, वहां पे एक निपल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको निपल अपीयरेंस इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये फीचर जो है वो सपोरेटिव स्टेज की फीचर होती है। आप इतना यहाँ इस स्टेज तक जान लीजिए। आगे का जो स्टेजेस होते हैं और जो बातें होती हैं, मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। धन्यवाद।